प्राचीन भारत और उड़ने वाली मशीनें, क्या ये सच हो सकता है? जब भी ये बात उठती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, महर्षि भारद्वाज। अब वो एक महान ऋषि थे, ये हम सब जानते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो एक वैज्ञानिक भी थे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, है ना? वो सवाल जो असल में सबके मन में कौंधता है। क्या वाकई हजारों साल पहले हमारे पूर्वज आसमान में उड़ा करते थे? आज हम इसी सनसनीखेज दावे की गहराई में उतरेंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या किस्सा नहीं है। ये दावा तो हाल ही में इंडियन साइंस कांग्रेस जैसे बड़े और प्रतिष्ठित मंच पर भी किया गया, और बस वहीं से ये बहस फिर से गर्म हो गई। और इस पूरे दावे का आधार क्या है? वो है वैमानिक शास्त्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसका श्रेय महर्षि भारद्वाज को ही दिया जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम विमानों वाले विवाद को देखेंगे, फिर उनके कुछ कम सुने लेकिन बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक आइडियाज पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम ऐतिहासिक महर्षि भारद्वाज को जानेंगे और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी असली विरासत क्या है, ऋषि की या वैज्ञानिक की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो सबसे बड़ा दावा, प्राचीन उड़ने वाली मशीनें। और ये पूरा आइडिया आता है वैमानिक शास्त्र से। पर असली सवाल तो ये है कि ये ग्रंथ कितना पुराना है और कितना भरोसेमंद। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। महर्षि भारद्वाज थे वैदिक काल के, मतलब हजारों साल पहले। लेकिन जो वैमानिक शास्त्र है वो असल में 20वीं सदी की शुरुआत में लिखा गया था। सोचिए, 1951 में ये ग्रंथ मिला और फिर 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के वैज्ञानिकों ने इसकी पड़ताल की। और IISc का जो नतीजा आया वो बिल्कुल साफ था। 1974 की उस स्टडी ने ये साफ कर दिया कि इस किताब में दिए गए विमानों के डिज़ाइन फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ जाते हैं। उनकी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री गलत थी, प्रोपल्शन के सिद्धांत काम नहीं कर सकते थे, और एरोडायनामिक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। संक्षेप में कहें तो वैज्ञानिक कसौटी पर यह दावा पूरी तरह से फेल हो गया। इन डिज़ाइन्स के आधार पर कोई भी चीज़ उड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन रुकिए, विमानों का यह विवाद ही भारद्वाज की पूरी कहानी नहीं है। अब कहानी का रुख एक ऐसे हिस्से की तरफ मोड़ते हैं जो कम विवादित है पर शायद कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स की, जिसका जिक्र अंशुबोधिनी नाम के ग्रंथ में मिलता है। तो इस ग्रंथ में जिक्र है एक यंत्र का जिसका नाम है ध्वांत प्रमापक यंत्र। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मशीन थी जो सूरज की रोशनी को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़कर उसका विश्लेषण कर सकती थी। मतलब ये यूवी और इंफ्रारेड जैसी किरणों को भी माप सकती थी। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी कमाल की सोच थी। ये है उस यंत्र का डिजाइन जैसा ग्रंथों में बताया गया है। और इसके बगल में जो है वो और भी दिलचस्प है, इसका नतीजा। आज के जो प्रिज्म होते हैं वो रोशनी को एक सीधी लाइन में बिखेरते हैं, है ना? पर ये यंत्र एक गोलाकार यानी सर्क्युलर स्पेक्ट्रम बनाता था, बिल्कुल अलग। तो इसका राज क्या था? इसका राज था एक खास किस्म का प्रिज्म। कोई आम त्रिकोणीय प्रिज्म नहीं, बल्कि एक शंक्वाकार यानी कोन के आकार का प्रिज्म। और यही वो तकनीक थी जो रोशनी को इस अनोखे गोल पैटर्न में तोड़ती थी। ये वाकई प्राचीन भारत में प्रकाशिकी की गहरी समझ की तरफ इशारा करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। कुछ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि इस ग्रंथ में सूरज के स्पेक्ट्रम की काली रेखाओं के जो प्राचीन नाम दिए गए हैं वो आधुनिक विज्ञान की फ्राउनहोफर लाइन से मेल खा सकते हैं, जैसे कि स्तंभ का कनेक्शन डी लाइन से हो सकता है। अब अगर ये सच है तो ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी खोज होगी। तो इन सब वैज्ञानिक दावों और ग्रंथों के पीछे का इंसान कौन था? आखिर कौन थे महर्षि भारद्वाज? चलिए अब उस शख्सियत को जानते हैं जिन्हें हमारा इतिहास और हमारी परंपराएं मानती हैं। देखिए, भारद्वाज 7 महान वैदिक ऋषियों यानी सप्त ऋषियों में से एक थे। ऋग्वेद के 6 मंडल की रचना का श्रेय उन्हीं को जाता है। इतना ही नहीं, बौद्ध ग्रंथों में भी उनका जिक्र मिलता है और महाभारत में तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पिता के तौर पर जाने ही जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, उन्हें एक प्राचीन पॉलीमैथ माना जाता है। मतलब एक ऐसा विद्वान जिसे कई विषयों का ज्ञान हो, आयुर्वेद से लेकर धनुर्वेद तक और व्याकरण से लेकर नीति शास्त्र तक। ऐसा कहा जाता है कि कई क्षेत्रों में उन्हें महारत हासिल थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें
चरक संहिता में मिलता है। उन्होंने भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पर समझाया। और यही सोच, जो अवलोकन और तर्क पर आधारित हो, एक वैज्ञानिक मानसिकता की असली पहचान होती है। तो अब हमारे सामने दो अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ कुछ वैज्ञानिक दावे हैं और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक तथ्य। तो आखिर महर्षि भारद्वाज को हम क्या कहें, एक ऋषि या एक वैज्ञानिक? चलिए इन दोनों पहलुओं को जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ हैं उड़ने वाली मशीनों जैसे दावे जो अप्रमाणित है और एक आधुनिक ग्रंथ से आते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास सबूत हैं एक ऐसे विद्वान के जो दुनिया को समझने के लिए अवलोकन और तर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। इसे हम एक तरह का प्रोटो साइंस या शुरुआती विज्ञान कह सकते हैं। तो शायद भारद्वाज को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि उन्हें एक आद्य वैज्ञानिक या प्रोटो साइंटिस्ट के रूप में देखा जाए। मतलब एक ऐसा विचारक जो आज की तरह की प्रयोगशालाओं के बिना सिर्फ अपने अवलोकन और तर्क के दम पर कुदरत के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था। ये शब्द उन्हें एक मिथक बनाए बिना उनके ज्ञान को सम्मान देता है। और आखिर में भारद्वाज की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने प्राचीन ज्ञान का सम्मान कैसे करें और साथ ही उसे आज के विज्ञान की कसौटी पर कैसे परखें? हो सकता है कि इसी संतुलन को खोजना ही उनकी असली विरासत को समझना हो।